नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। दोपहर के 2 बजने वाले हैं और हम ठीक 2 बजे देश के अलग अलग हिस्सों से हम 4 सहयोगी आपके सामने खबरें विस्तार से लेके आते हैं। हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे, लखनऊ से पंकज झा और बिहार की खबरों के लिए मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ेंगे। आज जो हमारी पहली खबर है वो पहलगाम में एनआईए के एक्शन से जुड़ी हुई है। पहलगाम में आज फिर बेसरम घाटी में एनआईए एक्शन में दिखाई दे रहा है। वहां पर वो ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए बेसरम घाटी में पहुंचा है और इस आतंकी हमले से जुड़े कुछ और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले कल शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक नई चुनौती पाकिस्तान के सामने रखी है और कहा है कि कितने भी पाकिस्तानी आका बन जाएं इन आतंकियों के, लेकिन एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे। इस पूरी खबर को हम विस्तार से रखेंगे, लेकिन अगली खबर के लिए उससे पहले चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास भाई। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है अभिव्यक्ति बनाम अश्लीलता के बीच के लड़ाई की। एक ऐप है जो कि सॉफ्ट पॉर्न दिखाता है, उसके लिए वो चर्चित रहा है। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कि मॉडल्स को, लड़कियों को कुछ अश्लील हरकतें करने को कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कई राजनीतिक पार्टियों ने और सामाजिक संगठनों ने ऐतराज़ जताया है, उस शो को बंद करने की मांग की है और जिन लोगों ने ये पूरा शूट किया है उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की बात की है। तो आज की बड़ी खबर महाराष्ट्र से यही है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और जो लोग इस शो में शामिल थे उनमें से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारी बातचीत उनके साथ भी होगी। अब अगली खबर के लिए आइए चलते हैं पंकज के पास। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तानातनी के बीच में आज यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रही है, अपना शौर्य दिखा रही है। एयर शो चल रहा है और जहां मिराज, सुखोई, राफेल जैसे लड़ाकू विमान और साथ ही मालवाहक जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो वहां पर टच गो कर रहे हैं। और ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जहां पर कि नाइट लैंडिंग की भी फैसिलिटी होगी। तो आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि ये सुविधा हो जाने के बाद से क्या बदलता है। यूपी में ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा जहां इस तरीके से लड़ाकू विमान जो है वो टच एंड गो कर सकते हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी। फिलहाल चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। धन्यवाद पंकज जी। और मैं आपको बताऊंगा कि जाति जनगणना कैसे किया जाएगा, इसके क्या मोडस ऑपरेंडाई होंगे और सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, साथ ही क्या है इसका बिहार कनेक्शन, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे पहला चुनाव जो इस घोषणा के बाद बिहार में होना है। तो इस सब के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका। और देखिए, पहलगाम में एनआईए का एक्शन लगातार दिख रहा है। जब पहलगाम के बेसरम घाटी में आतंकवादियों ने हमला करके 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी, उसके बाद से भारत सरकार ने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में भारी दहशत है। वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में शरण लिए हुए हैं और तमाम जो सेना के बड़े अफसर हैं उन्होंने अपने परिवार यूरोप और अमेरिका में शिफ्ट कर दिए। दहशत का आलम यह है कि पाकिस्तान में रातों की नींद उड़ी हुई है। वहां के सूचना मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के पाकिस्तान को और ज़्यादा डराते हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच बेसरम घाटी में एनआईए ने ऑल टेरेन व्हीकल को लेकर बेसरम घाटी पहुंचे एनआईए के अफसर और वहां पर और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले एनआईए ने इस पूरी बेसरम घाटी के आसपास के इलाके की 3D मैपिंग की। वहां पर 1500 से ज़्यादा लोगों, जो चश्मदीद गवाह थे, वहां पर जिप लाइनर थे, टैक्सी ऑपरेटर थे, घोड़े वाले थे या रेस्टोरेंट चलाने वाले थे या आसपास के होटल का कारोबार करने वाले लोग थे, सबसे पूछताछ की। 150 से ज़्यादा लोग अभी भी एनआईए की गिरफ्त में हैं। जो एनआईए को सबूत मिले उसके जरिए ये पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार मूसा से और दूसरे आतंकवादी से संपर्क में थे और जिस वक्त हमला चल रहा था उस वक्त भी बिना सिम के मोबाइल और ऐसे सैटेलाइट फ़ोन के जरिए पाकिस्तान में बैठे उनके आका उनको निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के निर्देश पर एक एक टूरिस्ट से उसका धर्म पूछकर उसको सर में गोली मारी जा रही थी। इस पूरे हादसे के दौरान लगातार पाकिस्तान के हैंडलर इन आतंकवादियों के संपर्क में थे।
आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरुआती जांच की और एनआईए अब इसकी जांच कर रही है। एनआईए के प्रमुख सदानंद दाते मौके पर कल रहे। 3 घंटे तक उन्होंने खुद ग्राउंड जीरो पर बैसन घाटी के उस मैदान को, उस घाटी को खुद अपनी आंखों से देखा और वहां पर जो सबूत इकट्ठे किए गए थे उनको एनालिसिस किया। खबर यह है कि जल्द ही एनआईए अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह को, गृह मंत्रालय को सौंप सकती है और इस मामले में और आगे की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। जो सबूत जुटाए गए हैं उसके मुताबिक एनआईए को इस बात के सबूत मिले हैं कि सैटेलाइट फोन और बिना सिम के फोन के जरिए, खास ऐप के जरिए, सिक्योर्ड ऐप के जरिए ओवरग्राउंड वर्कर्स से ये आतंकी लगातार संपर्क में थे और इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए उन्होंने उस इलाके की रेकी की। इसके अलावा 2 अतिरिक्त स्थानों की रेकी भी की थी ताकि वो यहाँ पर आतंकवादी हमले को अंजाम दे सके। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार पल पल का अपडेट एनडीटीवी के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुकेश, आज फिर से एनआईए की टीम पहुंची है ऑल टेरेन व्हीकल को लेकर। क्या मकसद है? कुछ सबूत क्या अभी भी रह गए थे या जो जांच की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाने के लिए वहां पहुंचे हुए? देखिए, जो एनआईए की टीम है वो लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही है। इसमें जांच के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है। जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं, जो इस मामले के आई विटनेस हैं, उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर फिर जांच को आगे टीम बढ़ाती है। कल भी जो एनआईए के डीजी हैं सदानंद दाते, वो करीब 3 घंटे तक बैसरन घाटी में रहे और उन्होंने अब तक क्या जांच हुई है, क्या कुछ उस दिन हुआ होगा, इस पूरे वाक़ये को समझा और जांच को अब किस दिशा में आगे बढ़ाना है ये भी अपनी टीम को निर्देश दिया। आज भी जो एनआईए के डीजी हैं वो श्रीनगर में हैं। हालांकि उनकी टीम एक बार फिर से बैसरन घाटी पहुंची है और वहां पर जो जाँच है वो चल रही है। अब तक जो एनआईए ने पिछले 10 दिनों की जाँच के दौरान जो प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है उसके हिसाब से सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि इस हमले के पीछे जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा है वो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है और ये सारा जो काम हुआ है ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर हुआ है। ये भी जानकारी मिली है कि पूरी कॉन्स्पिरेसी लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर में जो कि पीओके में है वहाँ पर रची गई और इसके पीछे लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद और डिप्टी चीफ सैफुल्ला है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि इस पूरे हमले में शामिल 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हैं, जिसमें एक जो है हासिम मूसा है जो कई घटनाओं में शामिल है और पाकिस्तान की सेना में पैरा कमांडो रहा है, और दूसरा आतंकवादी अली भाई उर्फ तलहा भाई है, ये भी पाकिस्तान का है। इन दोनों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। जांच में ये भी जानकारी मिली है कि पहलगाम हमले के पहले और हमले के समय लगातार ये आतंकवादी पाकिस्तान में अपने आकाओं से सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू संपर्क में थे। कहाँ पर टारगेट करना है, कैसे करना है, ये सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं ये भी पाकिस्तान से दिए जा रहे थे। तो एनआईए की जांच के हिसाब से इस जांच में जो पूरा हमला हुआ है पहलगाम में उसमें जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया गया है। अब तक एनआईए ने इस मामले में कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं और उन सबूतों के बेसिस पर एनआईए ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट बहुत जल्दी ही गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। जी, ये मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा मुकेश सेंगर के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि आईएनएस सूरत जो गुजरात का हजीरा पोर्ट है वहाँ पर तैनात हो चुका है। अरब सागर में एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट, तमाम जो एंटी शिप मिसाइल्स तैनात कर दी गई हैं। आईएनएस विक्रांत वहाँ पर लगातार सेलिंग कर रहा है और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालात ये है कि पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद ने बहावलपुर में लश्कर ए तैयबा का जो मुख्यालय है उसको खाली कर दिया है, उसको अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। लेकिन खुफिया जानकारी हमें यह मिल रही है कि फिलहाल हाफिज सईद को कराची के एक सेफ होम में रखा गया है। हालांकि जब ये जानकारी भारत की खुफिया एजेंसियों को है तो ये भी बात तय है कि हाफिज सईद कराची में भी सुरक्षित नहीं है। तमाम जो एजेंसियां हैं, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां, वो बॉर्डर पर निगरानी कर रही हैं और आतंकियों की सुरक्षा में भी लगी हुई हैं। लॉन्च पैड को खाली करा लिया गया है, जहां से आतंकियों को वो पीओके से भारत में भेजता था उन्हें भी खाली करा लिया गया है। आतंकियों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। पाकिस्तान की ये जो आतंक परस्त नीति है ये साफ हो चुकी है। जो पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान हैं उन्होंने समय समय पर खुद ऐसे बयान दिए हैं और कबूलनामा किया है कि वो आतंकवादी गतिविधियों को
आतंकवादी आतंकवादियों को शरण देते हैं, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी देश खड़ा हुआ नहीं है। इस खबर का जो भी पहलू होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। लेकिन अगली खबर के लिए हम चलते हैं लखनऊ, पंकज झा के पास। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच आज गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है। एयर शो चल रहा है। हिंदुस्तान के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जिसे नाम दिया गया है गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा नदी के किनारे 12 जिलों से होकर गुजरेगी मेरठ से प्रयागराज तक, जिसमें से एक बड़े हिस्से को अदानी समूह ने बनाया है। इसमें नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी होगी। ये पहला एक्सप्रेसवे होगा देश का जहां पर कि रात के समय भी लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। इस तरह की इंतजाम और व्यवस्था जो है वो 3 एक्सप्रेसवे पर पहले से ही है। खासतौर से अगर हम यूपी की बात करें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, वहाँ उन्नाव में ये फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, तो वहाँ सुल्तानपुर में हवाई पट्टी बनी हुई है और किसी भी इमरजेंसी में यहाँ लड़ाकू विमान या फिर मालवाहक जो है हेलीकॉप्टर यहाँ भारतीय वायुसेना के उतर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर टेक ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे इटावा में भी ये सुविधा मौजूद है। आखिर इस वक्त में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है, ये यहाँ पर एयर शो हो रहा है। आपको बताऊं कि बीते रविवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे में कई जगहों का दौरा किया। इस एक्सप्रेसवे को इस साल के आखिर तक इसका उद्घाटन करा लेना है। बातचीत ये हो रही है कि खुद देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। साल 2022 में ये बनना शुरू हुआ था। एक तरीके से यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बनाया जा रहा है और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसमें बताऊं आपको कि राफेल जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से अभी हाल के दिनों में ही हम देखें तो भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल खरीदने को लेकर 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। राफेल के बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों में ये डर पैदा कर देता है। इसके अलावा बताऊं आपको, जगुआर जो कि ब्रिटेन में बना हुआ है, इस लड़ाकू विमान ने भी यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे में ये जो हरदोई का इलाका है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या टच एंड गो किया, यानी कि ये लैंड नहीं किया, इसने छूते हुए उस हवाई पट्टी को ये लड़ाकू विमान जगुआर जो है निकल गया। बरेली में जो एयरबेस बना हुआ है वहीं से लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं और टच एंड गो कर रहे हैं। सुखोई 30 और साथ ही मिग 29, ये दोनों जो कि आपको बताऊं रूस में बने हुए हैं, इन दोनों लड़ाकू विमानों ने भी यहाँ टच एंड गो यानी अपना दमखम दिखाया है। इसके अलावा MI-17 जो है हेलीकॉप्टर और हरकुलिस जो कि आपात स्थिति में बहुत कुछ सैनिकों को और माल जो सामान होता है उसको ले जा सकते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में ये काम आते हैं। इन दोनों हेलीकॉप्टर ने भी यहाँ से उड़ान भरे तो नहीं, टच एंड गो किया है। और रात में भी मैंने जैसा कहा कि नाइट लैंडिंग की भी सुविधा यहाँ दी जा रही है, यानी रात के समय भी ये सारे लड़ाकू विमान वहाँ उतर सकते हैं। ये सुविधा इस गंगा एक्सप्रेसवे पर, और देश का ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जहाँ की ये नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिन के वक्त आपने देखा होगा, इसको लेकर के गंगा एक्सप्रेसवे पर जो आज भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है, इसको लेकर यूपी में राजनीति भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, क्योंकि उनके जमाने में भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने इसी तरीके से अपना दमखम दिखाया था। अखिलेश यादव लिखते हैं, फिर हो रही उसकी बात जिसकी हमने की शुरुआत। यानी इस मौके पर वो ये बताना और समझाना चाह रहे हैं कि जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डबल इंजन की सरकार में ये जो आज गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखा रही है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब उनकी सरकार थी तब भी ये हुआ था। एक्सप्रेसवे पर इस तरह की फैसिलिटी हो जाने से आपात स्थिति में, कहीं अगर युद्ध की स्थिति होती है या कहीं अगल बगल में लड़ाकू फाइटर जेट को अगर पहुंचाना हो तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका अगर एक तरीके से हम कहें तो इसका टेस्ट हो रहा है। यूपी एक संस्था है जो ये एक्सप्रेसवे बना रही है। आपको बताऊं कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है। और इसमें करीब 23,000 करोड़ रुपए की खर्च होने की बात कही जा रही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपी में एक तरीके से पिछले कुछ समय में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बने हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसके अलावा अगर आप देखें कि दिल्ली से लेकर लखनऊ की कनेक्टिविटी जो बढ़ी है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और फिर लखनऊ से आगरा और फिर
आगरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे दोनों को मिलाकर जुड़ता है। पूर्वांचल भी जुड़ गया है। बुंदेलखंड का इलाका जो पिछड़ा माना जाता था वो भी अब एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है। और अब ये नया गंगा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा नदी के किनारे किनारे आपको ये 12 जिलों से, जहां से गंगा नदी जुड़ती है, किनारे किनारे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। तो आज हालांकि मौसम खराब था, आप जानते हैं दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। अब हम बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री के सलाहकार और यूपीडा के पूर्व चीफ रहे अवनीश अवस्थी जी से, जो हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इनके ज़माने में 2 एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। अवनीश अवस्थी जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही होगी? जी बिल्कुल मिल रही है। अवस्थी साहब, एक चीज़ बताइए कि इस वक्त जब सीमा पर तनाव है और ये सब कुछ है और ये एयर शो गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स अपना दमखम दिखा रही है, देखिए जो कनेक्टिविटी की बात आपने कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही हमारे प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा है। और जो भी एक्सप्रेसवेज बनती हैं उनमें एक बड़ी लंबी एयर स्ट्रिप डाली जाती है, जिससे कि स्ट्रैटेजिक रीज़न से इन एक्सप्रेसवेज में अगर ज़रूरत कभी पड़े तो एयरक्राफ्ट को उतारा भी जा सकता है, लैंड भी कराया जा सकता है, और एयरक्राफ्ट से जो है अगर ज़रूरत पड़े तो लोड लेकर भी विभिन्न सामग्री या मैन पावर को भी लिया जा सकता है। सो दीज आर ऑल स्ट्रैटेजिक एयर स्ट्रिप्स। हमारे प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे शाहजहाँपुर में ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन में बन रहा है। आपको मालूम है ये नॉर्दर्न बॉर्डर्स के करीब है और यहाँ जो है नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं। तो निश्चय ही ये बहुत ही बड़ा एक एसेट होगा। और यूपीडा जो चीफ सेक्रेटरी साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इसका जो है अभी उन्होंने खुद ही 3 स्थानों पर इनका निरीक्षण किया था गंगा एक्सप्रेसवे का। तो ये जो है एयरफोर्स के साथ हर ईयर इसकी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है, जिससे कि इन एयर स्ट्रिप्स को भविष्य में जब कभी ज़रूरत हो यूज़ किया जा सके। एक बात और भी था, जैसा आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी इन सभी जगहों पर जाकर दौरा भी किया था, पिछले इतवार की बात कर रहे हैं। आखिर ये मौका कब होगा, वो तारीख, डेडलाइन आप बताएंगे कि जब हम और आप सब लोग इस पर गंगा एक्सप्रेसवे अपनी गाड़ियों से सफ़र कर सकते हैं? देखिए, मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। पूरे विश्व में किसी भी एक्सप्रेसवे पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लैंड करने वाले देश के फर्स्ट पर्सन यानी प्रधानमंत्री, ये पहला मौका था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर में उतरे और उसका कार्य भी प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड उन्होंने शिलान्यास किया, उन्होंने ही उद्घाटन किया। बहुत जल्दी ही अभी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी शुरू होने वाली है 90-91 किलोमीटर की। और गंगा एक्सप्रेसवे का जो शेड्यूल है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि इसको नवंबर तक विद इन टाइम जो है पूरा कर दिया जाए। ये लगभग 594 किलोमीटर्स की एक्सप्रेसवे है। और आपको मालूम है कि मेरठ में, जहां दिल्ली से मेरठ 16 लेन एक्सप्रेसवे खत्म होती है, वहीं से ये चालू होकर सीधे प्रयागराज जाएगी। लेकिन पहले जो पता चल रहा था अवस्थी साहब की ये एक्सप्रेसवे बनने में थोड़ी देरी हो गई, इसको पहले कुंभ से पहले बन जाना चाहिए था। नहीं, ये प्रयास किया जा रहा था कि बिफोर टाइम बना दें। ये प्रयास किया जा रहा था कि और पहले बना दें, लेकिन जो है एक्सप्रेसवे बड़ा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं। अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी अभी गए थे गढ़ पर और वहाँ गंगा जी का पुल कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ साथ कई और मेजर रिवर्स के पुल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये बड़े प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा प्रदेश का प्रोजेक्ट है। तो विद इन टाइम ये पूरा होगा, ये निर्देश उनके हैं। ऑलमोस्ट करीब 80% काम पूरा हो गया है और जल्दी ही इसको काम शुरू करके इस पर ट्रैफिक चलता हुआ आपको दिखेगा। इनफैक्ट मुझे बताया गया कि अगर आप अभी चलें दिल्ली से तो संभल में पहला स्ट्रेच जो है आप सीधे सड़क सहारे ही चलकर पहुंच सकते हैं। दूसरा स्ट्रेच भी अगर आप चलें
तो वो भी सड़क सड़क के सहारे अब अभी आप जो है अगर कोई चाहे तो चल जरूर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी साहब हमसे जुड़ने के लिए और इसके बारे में डिटेल से बताने के लिए। अब हम चलते हैं सीधे रणवीर के पास जो मौके पर वहां मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वहां पर चल क्या रहा है, आखिर भारतीय वायुसेना क्या करतब दिखा रही है, क्या दमखम हो रहा है, चल क्या रहा है वहां पर रणवीर। देखिए पंकज जी, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है, यहाँ शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर का ये जो रनवे बना है, इस रनवे पर अभी 3 कैटेगरीज की फ्लाइट का टचडाउन हुआ है, जिसमें पहली कैटेगरी कैरियर एयरक्राफ्ट की थी और दूसरी कैटेगरी फाइटर जेट्स की थी और तीसरी कैटेगरी हेलीकॉप्टर्स की थी। तो पहले अगर कैरियर जेट्स की बात करें तो कैरियर फ्लाइट्स में AN-32 और सुपर हरक्यूलिस, ये 2 विमानों का टचडाउन यहाँ कराया गया। और अगर फाइटर जेट्स में बात करें तो जगुआर और साथ ही रफाल, इन दोनों का भी टचडाउन हुआ है। 594 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। नवंबर 2025 तक कहा जा रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि कुंभ के पहले होना था लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। तो अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के बाद ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा। और यहाँ जो अभी रिहर्सल हुआ है, इस रिहर्सल में हमने देखा है कि फ़्लाइट्स टचडाउन करके निकली हैं। पहली खासियत इसकी क्या है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग की कर्मी खड़े हैं, वहाँ पर लाइट दिखाई दे रही है जो फैसिलिटेट करेगी किसी भी विमान को रात की आपात स्थिति में इस रनवे पर टचडाउन करने का, यानी कि लैंडिंग करके आपात स्थिति में यहाँ पर विमानों को उतारा जा सकता है। वो किसी भी कैटेगरी का विमान हो सकता है, चाहे सामान ढोने वाला जो बड़े से बड़ा सुपर हरक्यूलिस है वो भी यहाँ लैंड कर सकता है, और छोटे हल्के फाइटर जेट्स भी, जिसमें जगुआर भी, मिराज भी, मिग या जितने भी जो सुखोई वगैरह हैं फाइटर जेट्स, उन सब को यहाँ पर रात में लैंड कराया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात नाइट लैंडिंग की है, और आज शाम 7 बजे से 10 बजे तक एयरफोर्स यहाँ पर नाइट लैंडिंग का भी एक रिहर्सल करेगा। और उस रिहर्सल में एयरफोर्स ने स्ट्रिक्टली बाहरी लोगों को मना किया है कि कोई नहीं आ सकता है। तो आज जैसा बता रहे थे रणवीर कि शाम 7 बजे से नाइट लैंडिंग भी होगा। रणवीर, इस कड़ी धूप में अब अपना ख्याल रखिएगा। चलते चलते बताते चलें कि यूपी में इस बार 2 चीज़ों पर बहुत नज़र होगी। एक तो ये गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, और साथ ही नोएडा के बगल में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी इसी साल उद्घाटन होना है। अब चलते हैं मुंबई अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद पंकज भाई। और मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में इस वक्त एक बहस छिड़ी है अश्लीलता बनाम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ एक वीडियो की वजह से। ये वीडियो उल्लू ऐप पर अपलोड किया गया। उल्लू ऐप एक ऐसा ऐप है जिसमें कि सॉफ्ट पॉर्न वगैरह दिखाया जाता है, एडल्ट कंटेंट दिखाया जाता है, और उसमें एक शो शुरू हुआ है जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। अब इस शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें कि अभिनेता और मॉडल एजाज खान वो उसको होस्ट करते नज़र आ रहे हैं। उसमें कई सारी लड़कियां हैं और उनको जो है कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं अपने कपड़े उतारने के, और कुछ ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने को कहा जा रहा है जो कि कई लोग आपत्तिजनक मानते हैं। और उसी वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कई लोगों का ये कहना है कि इससे भारतीय संस्कृति जो है एक तरह से खतरे में पड़ गई है। राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो महाराष्ट्र का सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ने इसकी निंदा की है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है कि इस शो को बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युवाओं पर इसका गलत असर पड़ सकता है, संस्कृति को नुकसान पहुंच सकता है, उसके मद्देनज़र जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग पुलिस के पास भी गए हैं। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज की है पुलिस के पास कि इस पूरे मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए और पुलिस इस शो से संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये पूरा विवाद इस शो को लेकर इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है। और ये पूरा शो है क्या और किस तरह के मॉडल्स जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं गहना वशिष्ठ, जो कि मॉडल नज़र आ रही हैं उस वीडियो क्लिप में जो वायरल हुआ है, इस शो के साथ में जुड़ी हुई हैं। गहना, 2 दूनी 4 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आखिर इस शो का कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ ऐसी हरकतें इसमें महिलाओं को करने को कहा जा रहा है जो इसमें शामिल हैं, जो कि कई लोग अश्लील मानते हैं, आपत्तिजनक मानते हैं। देखिए, शो का कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल है, जैसे बिग बॉस है, जैसे स्प्लिट्सविला है, जैसे रोडीज है।
और पूरी तरह से जो कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें फ्री रखा गया है कि अगर वो खेलना चाहते हैं खेलें, पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं बने, नहीं बनना चाहते हैं ना बने। किसी पे कोई प्रेशर नहीं डाला गया है। ग्रेजुअली शुरू में 12 लोगों से लोग घटते घटते लास्ट में कोई एक बचेगा जो विनर बनेगा। बहुत ही रेगुलर कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ही बड़ा तीर नहीं मारा है हमने। और जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं उनकी कोई जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी। गहना, और ये बताइए कि इसमें जिस तरह की एक्टिविटी दिखाई जा रही है, फोर प्ले दिखाया जा रहा है या कपड़ों को उतारने के लिए कहा जा रहा है, जो बातें इसमें की जा रही हैं उसको कई लोग आपत्तिजनक मानते हैं, अश्लील मानते हैं। और इसको लेकर अब पुलिस के पास भी कुछ लोग पहुंचे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना यूबीटी की सांसद, उन्होंने कहा है कि वो संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। चित्रा वाघ जो बीजेपी की विधायक हैं, उन्होंने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही रेगुलर शो है। जैसे डेटिंग शोज होते हैं, जैसे रियलिटी शोज होते हैं, जैसे बिग बॉस है वैसा ही शो है। जैसे बिग बॉस में बहुत ज्यादा टास्क होते हैं, वैसे ही इसमें टास्क है। हर टास्क को खिलाने का एक तरीका होता है। कभी ट्रूथ एंड डेयर खेला जाता है, उनमें कंटेस्टेंट कोई डेयर चूज कर रहे हैं तो दे आर रिमूविंग देयर क्लोथ्स, कोई ट्रूथ चूज कर रहे हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट देयर पास्ट लाइफ, उनके लाइफ में जो भी कुछ हुआ है। आप शो को अगर ग्रेजुअली देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें वो पता चलेंगी जो लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा पेन है और बहुत सारा ड्रामा है। तो जिन्होंने ट्रुथ चूज किया है वो अपने बारे में अपना ट्रुथ बता रहे हैं। जिन्होंने डेयर चूज किया है और वो वही लड़कियां हैं जो ऑलरेडी बिकिनी और लॉन्जरे में शूट कर रही हैं। ये कोई वो लड़कियां नहीं है कि जिन्हें आप घर से उठाकर ले गए हैं और वो घर में साड़ी पहन के बैठी थी या बुर्का पहन के बैठी थी। ये वही लड़कियां हैं जो हर रोज बिकनी में लाइव आती हैं, जो बिकनी में शूट करती हैं। तो शो में कुछ ऐसा नहीं करवा दिया गया उनसे जो वो नहीं कर रही हैं, या ऐसा कुछ ऑब्सीन दिखा दिया गया है जो पहले आप लोगों ने नहीं देखा है। इंस्टाग्राम में इस तरह की वीडियोस रोज नजर आते हैं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह मैक्सिमम जो एक्सपोज है वो बिकनी है। बिकनी से ज्यादा किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई टॉपलेस नहीं है, कोई ऑब्सीनिटी ऐसी नहीं है कि जिसे आप गलत माने। ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। आप कह रहे फोर प्ले, कोई फोर प्ले नहीं हुआ है। योगा हुआ है। योगा के जो पोज होते हैं, जो कपल आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं शो के अंदर, वो एक्चुअली कपल है। वो शो के अंदर उन्हें एज अ कपल बुलाया गया है। तो जो कपल है वो ऑलरेडी ऐसे वीडियोस अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब, वो हर जगह बना रहा है। तो जो चीजें वो घर पे कर रहा है वही वो काम वो शो पे कर रहे हैं। शो के मेकर्स या शो के प्रोड्यूसर या शो के डायरेक्टर किसी को नहीं कह रहे हैं कि तुम ये करो। और ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज या फोर प्ले नहीं है, ये योगा के पोजेस हैं जिसमें मैक्सिमम जो एक्सपोज है टिल बिकनी है। बिकनी से ज्यादा कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। गहना, आप कह रही हैं कि ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं है, योगा के पोजेस हैं और इसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। लेकिन देखिए, इस पर कई लोग, ये भी ऐसे लोगों को भी बल मिल सकता है जो कि मांग कर रहे हैं इंटरनेट पर दबिश करने की, इंटरनेट को सेंसर करने की, कि अब तक इंटरनेट का कंटेंट जो है वो सेंसर नहीं किया जाता रहा। इंटरनेट पर आज़ादी रही है। जिस तरह से फिल्मों को सेंसर किया जाता है या फिर टीवी सीरियल्स को सेंसर किया जाता है, वैसी सेंसरशिप जो है इंटरनेट पर नहीं है। इंटरनेट पर अभी भी एक बड़ी हद तक आज़ादी है। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि इस आज़ादी का गलत फायदा उठाया जा रहा है इस जैसे कंटेंट को जनरेट करने की वजह से। और इसकी वजह से ऐसे लोग जो है उनकी आवाज़ को ताकत मिल सकती है जो ये मांग कर रहे हैं कि अब इंटरनेट को भी सेंसरशिप के दायरे में लाया जाना चाहिए और सरकारी कंट्रोल इसके ऊपर होना चाहिए। आपको लगता नहीं कि इस जैसे शो से इस आज़ादी को बड़ा नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मैं कहूंगी कि मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि सेंसरशिप आ जाए। मैं खुद भी शुरू से डिमांड कर रही हूँ क्योंकि सेंसरशिप आनी चाहिए। पर मेरा कहना है कि जिस सेंसर की आप लोग बातें कर रहे हैं, ये शो ऑलरेडी सेंसर्ड है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो अगर आप सेंसर लेकर आते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। कोई टॉपलेस नहीं है। बिकिनी पहनना पूरी तरह से फ्रीडम है। बिकिनी आप कहीं भी पहन सकते हैं। मैक्सिमम बिकिनी और लॉन्जरे तक है। लैंग्वेज हम वहां पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि अब 18 के लिए है, तो थोड़ी बहुत गाली गलौच होंगी। 4 लोग लड़ते हैं, अरे इवन घरों के अंदर भी 2 लोग लड़ते हैं तो उनके बीच में गालियां आ जाती हैं। सब बैठ के बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम शो में नहीं हुआ है कि जो अगर सेंसर आ जाता है तो उसे हटाना पड़ेगा।
आप शो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए, शो पूरी तरह से सेंसर्ड है। कुछ क्लिप्स को उठा करके उनको कहना कि मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा रहा है, पूरी तरह से गलत होगा। दो क्लिप्स को दिखा कर एक कहानी बना देने से सच नहीं छुप जाएगा। बिल्कुल लेकर आइए सेंसर। आप खुद देख लो, ऐसे बहुत सारे शोज हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म और ओटीटी जहां पे ससुर अपनी बहू के साथ मेकआउट कर रहा है। अगर मैं मिर्जापुर की बात करूं जो कि अमेजोन पर है, जो ससुर अपनी बहू को मॉलेस्ट कर रहा है। सेक्रेट गेम्स में राधिका आप्टे पूरी तरह से टॉपलेस दिखा रही, जिसमें कि निप्पल तक दिख रहे हैं राधिका आप्टे के। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके एक्सपोज कर रही है। मंदाकिनी जी की पुरानी फिल्में देखें, उनमें एक्सपोज है। आप रणवीर सिंह को देख लो, एक फिल्म आई थी चढ़े उड़े दिल बेफिक्रे, उसमें इसके पूरे पूरे बम देख रहे हैं, पूरे पूरे ग्लूट्स नजर आ रहे हैं। हमारे शो में ऐसा कुछ जी भी जी नहीं है, जी कुछ भी बस नहीं। जी जी बोलिए। कहना बिल्कुल देखिए आपकी सफाई यह है कि योगा के पोजेस को जो है लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और इसकी वजह से पूरा विवाद हो रहा है। हमारे पास समय काफ़ी सीमित है। अब आइए आगे अगली खबर के लिए हम चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बात करेंगे कि जो जाति जनगणना होनी है वो कैसे होगी, वो किस तरह से की जाएगी और इसका निर्णय क्यों लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मैं बता दूं कि अगले 2-3 महीने में जाति जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। राज्यों में अधिकारियों को डिपुटेशन पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्दी ही प्रारंभ की जाएगी। इस बार जो है ये जनगणना जो है, ये सेंसस जो है वो डिजिटल तरीके से होगा। इसमें ऐप की व्यवस्था होगी और आपको बताऊं कि इसे आधार से जोड़ा जाएगा, उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आंकड़े इकट्ठे करने में और उसका विश्लेषण करने में 1-2 साल का समय लग सकता है। उसके बाद ही भारत के जनसंख्या की विस्तृत रिपोर्ट सामने आएगी। यह आज़ादी के बाद पहली बार होगा। 1931 में जो है इसी तरह का सर्वे किया गया था। उसके बाद कुछ राज्य सरकारों ने भी सर्वे किया उसके, और वहाँ पर ओबीसी की संख्या काफ़ी जो है अधिक दिखाई गई है, बढ़ी हुई आई है। तो अब जो इसमें आगे होना है कि सरकार ये तय करेगी कि ओबीसी की जो आरक्षण की सीमा है सरकारी नौकरियों में और या फिर शैक्षणिक संस्थानों में 27% का, उसको क्या बढ़ाया जाए, ये सरकार तय करेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि 50% का सीलिंग पार करने का अभी कोई विचार नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सरकार जो है 2029 में महिला आरक्षण भी लागू करना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव में संदेश देना है, मुस्लिम समुदाय में पिछड़ों की पहचान करना है। परिसीमन को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी मनोज झा से। सुनाता हूं कि चूंकि बिहार की बात आती है तो आरजेडी के सांसद हैं, क्या कहना है उनका, उनको सुनते हैं। देखिए मनोरंजन जी, कल ही कई मीडिया के संस्थानों ने मुझसे टेलीफोनिक इंटरव्यू लिए। आज अंग्रेजी दैनिकों में और हिंदी में छपा भी है। देखिए, सरकार की सहमति, रिलक्टेंट सहमति, एक ऐसी सरकार जिसके सरोकारों में ये शामिल नहीं था, उनके चाल चरित्र और चेहरे का ये कभी हिस्सा नहीं था, वो उनको बहुजन दबाव के आगे झुकना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा मानना है। सरकार को मैं कहूं थैंक यू। लेकिन महत्वपूर्ण है कि ये एक पहला मील का पत्थर है। सहमति के बाद इन आंकड़ों का जुटान कैसे होगा, कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या एंथ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल इनपुट आप उसमें लगा रहे हैं, कैसे कैटेगराइजेशन करेंगे जातियों के मध्य, और इन आंकड़ों की उपलब्धता के बाद नीतियों में क्या तब्दीली होगी, क्योंकि ये आंकड़े ड्राइंग रूम में सजाने के लिए तो आएंगे नहीं। इसके आधार पर सरकार की नीयत में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का मसला हो या क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन को आबादी के अनुरूप बढ़ाने का हो, या आय की असमानता जिसके लिए संवैधानिक प्रस्तावनाएं हैं, उन प्रस्तावनाओं के आधार पर आय की असमानता के लिए कौन कौन सी नीतियां और कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये सरकार की सहमति एक पहला स्टेज है। तो आप सुन रहे थे कि
सरकार की ये जो पहला कदम है, और मैं आपको वही बता रहा था कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित करने का फैसला लिया गया है। परिसीमन पर से जो है फ्रीज जो है, बैन जो है वो हट जाएगा। उसके लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि इसका बिहार कनेक्शन क्या है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो सिर पे है, और लेकिन तब तक जाति जनगणना होगी नहीं। लेकिन ये बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। विपक्ष में आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये लगातार इसकी बात करती रही है। आपको मालूम है बिहार में एक तरह की ये सर्वे भी हुआ है। लेकिन क्या एनडीए इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुद्दा जो है वो खत्म हो गया है। रवि जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। अब आप बताइए कि बिहार का चुनाव कितना अलग होगा इस घोषणा के बाद, जाति जनगणना की घोषणा के बाद। देखिए मनोरंजन जी, जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम लोग डिकोड करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग बताना चाह रहे हैं, देखिए ये नरेंद्र मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा कि बीते दिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, उसको संवैधानिक दर्जा भी मिला। इसी तरह से नीट में ओबीसी को आरक्षण मिला। आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी ओबीसी को के समाज के सबसे बड़ा जो है सो प्रतिनिधित्व देने का काम हुआ। तो यह सब काम हुआ, लेकिन इस बीच में अभी जो एक तूफान सा मचा हुआ है पहलगांव में, जिस तरीके से इस बीच में यह जाति गणना की बात आ रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई, सब कुछ हो गया, और यह तो मांग बिहार लंबे समय से करता रहा है। यह आपको जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, अभी मनोज झा ने भी आपके सामने कहा, लेकिन यह मांग कोई पहली बार तो नहीं है। बिहार ने अपने बलबूते 2 अक्टूबर 2023 में जाति गणना कराई थी। उस पर 500 करोड़ रुपए बिहार सरकार, बिहार जैसे गरीब प्रांत, बीमारू प्रांत के खर्च हुए। यह कहां से खर्च, तो यह उस समय क्यों नहीं, जब उस समय भी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट थी, उसमें महागठबंधन थी, तो उस समय बार बार इन लोगों ने बात किया था कि जाति गणना यहाँ पर कराई जाए, लेकिन यहाँ पर उस समय केंद्र की सरकार ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर है, गिने चुने महीने बचे हुए हैं, अभी आप बता रहे थे कि डिजिटलाइज किया जाएगा, तो यह कौन सा यंत्र, कौन सा तंत्र होगा जो कि 3 महीने में कर लेगा, जबकि आपको 3 महीने बाद आपको 3 साल, रवि जी 3 साल लगेंगे डाटा आने और उसका विश्लेषण करने में। ये होगा नहीं है, ये तो अभी शुरुआत भी नहीं होगी शायद बिहार चुनाव तक। बिल्कुल, तो ये एक कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है, विपक्ष कह रही है कि यह एक चुनावी लाभ के लिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है मनोरंजन जी कि आपको एनडीए हो या महागठबंधन, हर इस होड़ में शामिल है क्रेडिट लेने के लिए कि हमारे प्रेशर से हुआ। आप देखिए जेडीयू की बात कर लिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिए, आरजेडी की बात करिए, कांग्रेस, तमाम लोग ये कह रहे हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये समझने वाली है कि जाति गणना कराने पर कभी भी एनडीए की ओर से बढ़ चढ़ करके नहीं बोला गया। जितनी बात हम देख और समझ पा रहे हैं, हम भी 30-35 साल से बिहार में पॉलिटिकल ही कवर कर रहे हैं, लेकिन तो वही तो सवाल है ऐसा क्या हुआ? तो क्या इसका, रवि सर, तो इसका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? वो बस एग्जैक्टली उसी पर हम आ रहे हैं मनोरंजन जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का बीते दिन चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में जाति गणना कराने का ये अहम मांग था इंडिया ब्लॉक की ओर से। तमाम दलों से आप बात कर लीजिए, प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, लबोलबाब। अभी ऑल ऑफ ए सडन ये सरकार कर रही है, तो ये निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है कि जो लोकसभा में जो 40 जो लोकसभा की सीट थी, उसमें 30 आपको 9 सीट पर सिमट करके रह गई। जो 9 सीट मैंने महागठबंधन को आया, रेस्ट जो 40 में से आपने देखा कि एनडीए को क्या मिला। और ऐसे कह ले तो एक सीट जो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जीता, तो 10 सीट का जोल्ट लगा है आपको एनडीए को। तो यह कहीं ना कहीं आपको बिहार विधानसभा का इस बार आम चुनाव हो रहा है, ऐसे में निगाह है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की कह लीजिए, एनडीए की कह लीजिए, या सत्तारूढ़ दल की, कि वहां से हमको समेट लेना है। चलिए, ये समेटने की कवायद के तहत ही देखा जा रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद नहीं, निगाह है चुनाव पे, तो इस रेस में आगे कौन है? क्योंकि जो मांग कर रहा था उसकी मांग की जो बात थी वो खत्म हो गई। मुद्दा कहा जा रहा है कि खत्म हो गया, तो रेस में आगे कौन है?
देखिए अभी रेस में आगे कौन, हम तो बताएं आपको कि हर दल यहाँ पर आप देखिएगा कि मिठाई बांट रहा है, होड़ लगी हुई है कि हमारे दबाव से, हमारे प्रेशर से यह सब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है यह सब लोग समझ रहा है। लेकिन अभी रेस में कौन आगे कौन पीछे, देखिए लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उसके बावजूद उनका एक्स पर पोस्ट बीते दिन आया था कि ये जब संयुक्त मोर्चा की सरकार थी केंद्र में, इस फैसले को मंजूरी मिली थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसको टर्न डाउन कर दिया था। तो यह सब बात देखिए, यही तो होड़ की बात है कि कौन इस पर कब्जा करता है, किसका श्रेय मिलता है, और यही श्रेय लेने की बात अब चल रही है। तमाम दफ्तरों में, पार्टी के बड़े कार्यालयों में आप जाइएगा तो आपको मिठाई खाने को मिलेगा, कहा जाएगा कि देखिए हमने किया हमारे प्रेशर से, या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, भारतीय जनता पार्टी हो। तो यह सब तो होड़ की बात है। अब देखिए जनता तक जो भी मैसेज डिलीवर कर दे उसी की जय जयकार होगी। चलिए रवि जी, आपने बहुत अच्छे से इस पूरे मामले को समराइज किया, और पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में पत्रकारों को मिठाई मिल रही है, लोगों को मिठाई मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। तो बिहार से आज इतना ही, और अब चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन आपका। और इस मिठाई की मिठास दरअसल जब चुनाव होंगे तभी महसूस होगी, और किसके हिस्से ये मिठाई आएगी ये भी पता चलेगा। 2 दूनी 4 में हम हर दिन दोपहर 2 बजे हमारे 4 सहयोगी दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से विस्तार से खबरें रखते हैं, और देश की महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं। बने रहिए एनडीटीवी पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का।